हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके पास एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं डिस्कस करूँगी मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ साइंस। साइंस का क्या होता है, क्योंकि इसके नोट्स जो हैं वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं स्टूडेंट्स को। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपकी ये दिक्कत को सॉल्व कर दिया जाए। ये नोट्स जो हैं वो बीएड और बीएलएड स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। बाकी अदर कोर्सेज़ के लिए भी अगर उनके पास ये है ये चीज़ कि मीनिंग, नेचर ऑफ स्कोप और साइंस का क्या होता है, तो वो भी लोग देख सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर हम मीनिंग ऑफ साइंस की, तो द मीनिंग ऑफ साइंस इज़ टू लर्न और टू नो। वी प्लस ज्ञान, सिस्टमैटिक प्लस नॉलेज। हमारा जो साइंस है वो उसकी मीनिंग हमें ये कह सकते हैं कि हम जो जिस चीज़ से सीखते हैं या हम जानने की इच्छा रखते हैं वही हमारी साइंस है। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं विज्ञान। तो कि दो शब्दों से मिलके बना है, वी मतलब सिस्टमैटिक, ज्ञान मतलब नॉलेज। जो एक सिस्टमैटिक तरीके से हम एक नॉलेज गेन करते हैं या उस चीज़ को हम लर्न करते हैं या नो करते हैं, तो उसको हम साइंस या विज्ञान कहते हैं। द वर्ड साइंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो, ओके। यहाँ पे अगर हम साइंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव होकर आया है, साइंटिया से, जिसका मतलब होता है जानना। अब अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो डिफरेंट राइटर्स ने यहाँ पे डेफिनेशंस दी है, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने दी है। According to Einstein, science is an attempt to make chaotic diversity ask our sense experiences that correspond to logic uniform system of hearts। जो साइंस है वो हमारा एक सिस्टम ऑफ हार्ट है, हम बोल सकते हैं। इसमें कई सारी डाइवर्सिटीज़ भी इंक्लूड होती है, जैसे कि हमारा एक्सपीरियंसेस, हमारे सेंसेस और हमारे करस्पॉन्डिंग जो लॉजिक्स होते हैं, ये सारी ही चीज़ जो है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से साइंस में चलती है, जिससे कि हम लोग उससे सीखते हैं या जानते हैं उसको। अकॉर्डिंग टू वुडबर्न एंड ऑब्रो, साइंस इज दैट ह्यूमन बिहेवियर दैट सीक्स टू डिस्क्राइब विद एवर इंक्रीजिंग एक्यूरेसी ऑफ इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट अकर और एग्जिस्ट विद इन आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। ये काफ़ी सारी यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई हैं। आप इनमें से डेफिनेशन आपको जो भी अच्छी लगे आप इनको देख सकते हैं और आपको वही एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कई सारी डेफिनेशंस को यहाँ पे बताया है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने एक नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचर एंड फिजिकल। साइंस जो है वो ना कि ह्यूमन को नहीं पढ़ती है, साथ साथ में हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट को भी स्टडी करती है। उसका भी एक स्ट्रक्चर और बिहेवियर को वो स्टडी करती है। यहाँ पे अगर हम बात करें नॉलेज गेन थ्रू द यूज़ ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सपेरिमेंट्स अबाउट द फिजिकल एंड लिविंग वर्ल्ड। हमारे साइंस जो है वो एक साइंटिफिक हम मेथड से मिलके बनी हुई, जिसमें हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चंस, क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व की जाती हैं, जिससे कि हम दुनिया भर की चीज़ों का सल्यूशन निकाल सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कई सारी डेफिनेशंस बताई हैं आपको। आपको जो सी डेफिनेशन सही लगे आप उनका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, वही सारी आप डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखी गई। यहाँ मैंने 5 डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। आप मिनिमम 3 या 2 लिख सकते हो, अगर मैक्सिमम आप 4 भी लिख सकते हो। उसके बाद में हम नेचर ऑफ साइंस की अगर बात करें, तो नेचर ऑफ साइंस जो है हमारा पॉइंट्स पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। साइंस इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट नेचर। साइंस जो है हमारा एक पर्टिकुलर वे है जिससे कि हम लोग नेचर को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। साइंस इज़ अ रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एक नॉलेज है, जिसे कह सकते हैं हर एक चीज़ जो है वो साइंस से जुड़ी हुई है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी साइंस ग्रो कर रही है वैसे वैसे हमारी नॉलेज भी एक्सपैंड कर रही है। साइंस इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। ये एक बहुत ही वास्ट एरिया है लर्निंग का। इसमें कई सारे अदर सब्जेक्ट को भी ये इंक्लूड करता है, सबसे कांटेक्ट में रहता है, सभी चीज़ों को ये इंक्लूड करता है। साइंस इज़ अ ट्रूली इंटरनेशनल इंटरप्राइजेस। साइंस जो है वो हमारा वो नेशनली बेस पे नहीं हम लोग स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल या कह सकते हैं हम वर्ल्ड के बेस पे इसको स्टडी करते हैं, जिसमें कि सारी चीज़ें जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं, तभी इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा वाइड होता है। साइंस इज़ ऑलवेज अ टेंटेटिव। ये कोई फिक्स नहीं होती है, ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड प्रोग्रेस करेगा, हमारी चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, वैसे वैसे हमारी साइंस भी प्रोग्रेस करेंगी, इसमें भी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। The science have two main features: analysis knowledge of natural subject, the thinking between the subject and knowledge। हमारे जो साइंस है उसके दो मेन फीचर हैं। नॉलेज को एनालाइज करना, जो कि नेचुरल सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद में द थिंकिंग बिटवीन सब्जेक्ट एंड नॉलेज, जो कि बिटवीन सब्जेक्ट और नॉलेज के जो आपस में बोल सकते हैं थिंकिंग है या समझने की क्षमता है या पावर है, इसको भी ये कहीं ना कहीं एनालाइज करता है।
साइंस हैव टू एस्पेक्ट, साइंस इज़ अ प्रोडक्ट, साइंस एज अ प्रोसेस। साइंस हमारा प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों है। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब दो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं तभी जाके हमारा एक प्रोडक्ट बनता है। तो यही हमारा साइंस है कि साइंस एज अ हम प्रोडक्ट भी देखते हैं, पढ़ते हैं और है भी, और एज अ प्रोसेस भी है एक तरीके से। इन द प्रोसेस ऑफ साइंस सम स्टेप्स आर इंक्लूडेड एज। अब साइंस के प्रोसेस में कुछ स्टेप्स भी इंक्लूड हैं। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, डिस्कस अबाउट द फैक्ट, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्या है, प्रोसेस एक होता है जब वो पूरी हिंदी में अगर बात करें प्रक्रिया होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम खाना कोई भी डिश बनाते हैं तो सबसे पहले उस डिश का हम मेन इंग्रेडिएंट उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में उसको वॉश करते हैं, फिर हम लोग फ्लेम ऑन गैस ऑन करते हैं। उसके बाद में हम सारा अपना जितना भी फूड आइटम्स है सब उसको मिक्स करते हैं, मसाले वगैरह डालते हैं, तो तब जाके हमारी कोई डिश तैयार होती है। बट ये जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको क्या क्या आपने किया वो इंक्लूड ये सारे स्टेप्स रहते हैं। ऐसे ही हमारा साइंस एक प्रोसेस है जिसमें कई सारे हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स जो है वो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन करते हैं। जो भी ये हमारा बेसिक है, यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग उस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट जो हमने की है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि फैक्ट बेस्ड होते हैं। जब हम लोग आपस में इसको कलेक्ट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम सोल्यूशन की तरफ देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप इन्वॉल्व करता है। स्कोप ऑफ साइंस, अब मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता दी, मीनिंग बता दिया, नेचर भी बता दिया। अब हम स्कोप ऑफ साइंस को डिस्कस करते हैं कि क्या है स्कोप। साइंस प्रोवाइड अस वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन instruments, specific type of knowledge and skills. The science make our life easy and comfort. Science save our labor and time. Science help us to solve the problems of our life. We must know the process, product and findings of science. Due to these importance of science, it is necessary to give knowledge everyone or to every child. So the college and school must have to teach the science of subject to the child as a teacher. The importance of science and scope are given below. तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्कोप ऑफ साइंस की, बहुत ही वाइड स्कोप है इसका, हम एक पर्टिकुलर स्कोप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा साइंस है उसने हम लोगों को कई तरीके की नॉलेज दी है और स्टूडेंट के अंदर स्किल्स भी डेवलप करी हैं। उसका कहीं ना कहीं माइंड चेंज किया है, बिहेवियर चेंज किया है, और हमारा जो साइंस है वो हमें सोल्यूशन देता है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स की कि हमें उसको कैसे सॉल्व कर सकें। ये हमें प्रोसेस के बारे में सब बताता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बताता है। तो ये जो साइंस है, स्कोप है साइंस का, बहुत ही वाइड है, जिससे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, जिससे कि सभी को पढ़ना चाहिए और हर स्कूल कॉलेज में इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहिए। हर एक चाइल्ड को साइंस को पढ़ना चाहिए। अब इसको हम ज़रा पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कहता है। बाय द साइंस टीचिंग, टीचर कैन ब्रिंग द डिज़ायर चेंज इन बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। साइंस को पढ़ने से टीचर जो है एक डिज़ायर्ड चेंज ला सकता है चाइल्ड के बिहेवियर में। द चाइल्ड कैन स्टिमुलेट द ईगरनेस इन द चाइल्ड। जैसे कि हम छोटे होते तो हर चीज़ जानने की हमें ईगरनेस रहती है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि इसके बाद क्या होगा, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो कहीं ना कहीं साइंस के हेल्प से टीचर जो है वो उस ईगरनेस को स्टिमुलेट कर सकता है। द टीचर कैन रिमूव द वीकनेस ऑफ द चाइल्ड। टीचर जो है वो साइंस के हेल्प से वीकनेस को रिमूव कर सकता है बच्चों की। The science teaching help us to prepare to instruction plan for the class. साइंस टीचिंग से क्या करता है कि टीचर को भी हेल्प करता है कि कैसे क्या उसको प्लान करना है और कैसे क्या इंस्ट्रक्ट करना है, जिससे कि वो चाइल्ड को अपने क्लास में पढ़ा सके, क्या क्या उसको पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ये साइंस हमारी हेल्प करती है। साइंस टीचिंग हेल्प टू डेवलप कॉग्निटिव, इमोशनल एंड लोकोमोटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द चाइल्ड। साइंस हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करती है स्टूडेंट को, जिसमें कि ये कॉग्निटिव, इमोशनल और लोकोमोटिव एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। 6 पॉइंट्स की अगर हम बात करें, बाय द साइंस टीचिंग द टीचर कैन डेवलप द एबिलिटी ऑफ लीडरशिप एंड बिहेवियर नेचुरल क्वालिटीज़। साइंस के हेल्प से टीचर जो है वो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप कर सकता है स्टूडेंट के अंदर। साइंस टीचर डेवलप द क्रिएटिविटी इन द चाइल्ड। साइंस टीचर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, साइंस हमारी क्रिएटिव होती है, इसमें कई कई के आइडियाज़, बहुत एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो पढ़ाने से कहीं ना कहीं ये बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस टीचिंग प्रमोट न्यू थिंकिंग, न्यू आइडियाज़, न्यू नॉलेज एंड न्यू इन्वेंशन। जैसे कि मैंने कहा कि साइंस जो है वो डायनेमिक है, इस पे कई सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, इंक्लूड होती रहती हैं, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट है वो कोई ना कोई नई नई खोज किया ही करते हैं।
इसीलिए इसमें न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू नॉलेज और न्यू इन्वेंशन इन्वॉल्व होते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये प्रमोट भी करता है। साइंस टीचिंग हेल्प अराउंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड सच एज डेवलपमेंट थिंकिंग एबिलिटी एनालिसिस सिंथेसिस एंड मेक फाइंडिंग एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बताया कि यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट ये स्टूडेंट का करता है। बाय द साइंस टीचिंग वी कैन मेक एवरी स्टूडेंट टू गेट अ जॉब। अगर हम लोग साइंस को पढ़ाएंगे बच्चे को तो उसका माइंड जो है वो बहुत ही क्रिएटिव हो जाएगा और बहुत ही न्यू न्यू आइडियाज़ को वो डेवलप कर सकेगा, जिससे कि इन फ्यूचर वो जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एक जॉब को ढूंढ सकेगा, जिससे कि वो अपना बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, फुलफ़िल कर सके। अब अगर हम बात करें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कि क्या है साइंस को पढ़ने से हमारा क्या है, उसका क्या एम है, हम क्यों पढ़ते हैं, तो हम इसको भी मैंने इसे पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि पैराग्राफ में जब आप लिखते हो तो एग्जामिनर क्या होता है वो उससे कंफ्यूज हो जाता है, वो पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं पढ़ता। बट आप पॉइंट्स में अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप शो करते हो, लिखते हो, तो वो आपको अच्छे नंबर दे देता है, क्योंकि जानता है कि कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो उसको आता है, इस वजह से उसने पॉइंट्स में। और साइंस में क्या होता है कि आपको पूरा हिस्ट्री की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको टू द पॉइंट आप आंसर दो, आपका वही सही माना जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर दिया है। टू गिव द नॉलेज ऑफ फंक्शनल इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स ऑफ साइंस, हमारा जो एम है साइंस का पढ़ने का वो क्या है कि साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, फैक्ट्स के बारे में हम लोग को पता चलता है, नॉलेज मिलती है हमें, इस वजह से हम लोग को साइंस पढ़ते हैं। फॉर फंक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस टू डेवलप इंस्ट्रूमेंटल स्किल्स फॉर फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, हम लोग इसके बाय साइंस टीचिंग या बाय साइंस रीडिंग हम लोग अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं कि कैसे क्या होता है। हम लोग टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट के अंदर वो स्किल्स डेवलप करते हैं जिससे कि वो अपने आने वाली हर एक प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही ढूंढ सके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, एक होता नहीं कि जब आप साइंस पढ़ते हो और साइंस के बारे में आप नॉलेज देते हो तो हर एक बच्चे के अंदर वो एटीट्यूड आता है कि मुझे भी कुछ इन्वेंट करना है, मुझे भी क्रिएटिव कुछ बनाना है, मुझे भी यहाँ पे कुछ ऐसा करना है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप होता रहता है। फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि इनका साइंटिस्ट का हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, उनको हम लोग अप्रिसिएट करते हैं और हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये बताते भी हैं कि उनका कैसे क्या योगदान रहा, जिससे कि वो लोग भी मोटिवेट हो इन फ्यूचर, उनको भी बनने का हम लोग कह सकते हैं कि मोटिवेट करें। For the appreciation of the basic course of effect and relationship, to develop sensitivity to possible uses and application of science, to develop interest in science, to develop interest as a vocation। तो साइंस का कहीं ना कहीं पढ़ने से हमारे बहुत से एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं, जितने आप लिख सको इसमें कम है, मैंने यहाँ पे मेन लिखे हैं, आप इनको देख सकते हो और ऐसे ही आप एज इट इज़ पॉइंट्स लिख सकते हो, आप इसमें और भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, यहाँ पे हम जो साइंस है वो अदर सब्जेक्ट के साथ में कैसे रिलेट करता है या क्या करता है, इस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साइंस इज़ ऑलवेज डिफाइंड बाय इट्स डिसिप्लिन, बाय इट्स एरिया एंड फोकस, स्टडिंग ट्रेनिंग स्पेशलिटी मैटर जस्ट लाइक फिजिक्स बायोलॉजी। जो साइंस है अब हमारा वो कहीं ना कहीं हर बहुत ही वाइड एरिया है, जिसमें कि हमारा केमिस्ट्री भी इंक्लूड होता है, बायो भी इंक्लूड होता है, फिज़िक्स भी इंक्लूड होता है। जब आप हायर एजुकेशन पढ़ोगे तो और भी सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, तो ये सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, ये सभी एरियाज़ को कवर करता है। तो अब हम देखते हैं कि साइंस का जो रिलेशन है वो और सब्जेक्ट के साथ में कैसा है। तो सब्जेक्ट एज अ साइंस हमें यहाँ पे बताते हैं, सब्जेक्ट एज अ आर्ट्स, सब्जेक्ट एज अ सोशल साइंस। तो सब्जेक्ट एज अ साइंस, एनी सब्जेक्ट कॉल्ड एज अ साइंस हु हैव, यहाँ इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया है कि जैसे कि साइंस जो है वो हर सारे सब्जेक्ट से रिलेट होके है, यहाँ पे सारी चीज़ों को वो कवर करता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर एरिया हो, चाहे वो कोई भी एरिया, वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को वो कवर करता है। तो यहीं पे मैंने आज सारी यहाँ पे बात लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स, इस वजह से थोड़ी राइटिंग का इशू है, बाकी आप मैनेज कर लेना। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फिर यहाँ पे क्या है कि एनी सब्जेक्ट कॉल एज अ साइंस हु हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एज वी कैन कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू से साइंस। कोई भी सब्जेक्ट को हम साइंस कह सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें उस सब्जेक्ट में प्रेजेंट हैं, जैसे कि सर्च फॉर ट्रूथ, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी,
Re-examine having in its hypothesis, study of cause and effect, qualitative, quantitative, systematic, organized, discovery, innovation, specific principles, experimental। हम किसी भी सब्जेक्ट को साइंस कह सकते हैं अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें। जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं ट्रुथ की वजह से, ट्रुथ के लिए हम लोग सच को जानने के पीछे मतलब वो रहते हैं, और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे कैसे नई चीज़ें बन सकती हैं, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स इसमें लगाते हैं, डिस्कवरी करते हैं, कई सारे नए नए इनोवेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर उस सब्जेक्ट में हैं या प्रेजेंट है तो उस सब्जेक्ट को हम साइंस कह सकते हैं। सब्जेक्ट एज एन आर्ट, आर्ट में हम कैसे साइंस को वो कर सकते हैं। व्हेन अ सब्जेक्ट और नॉलेज यूज टू प्रोवाइड पीस और काम आर for aesthetic value, then it is called subject as an art, music, interior designing, gardening as a subject as an art। हम लोग साइंस को एज अ आर्ट क्यों कह सकते हैं कि अगर वो सब्जेक्ट हमें शांति दे रहा है, हमें पीस दे रहा है, हमें काम दे रहा है, हमें कहीं ना कहीं हमारे उस इंटीरियर से हमें कनेक्ट कर रहा है, तो हम उस चीज़ को आर्ट कह सकते हैं। अब हम बात करें तो सोशल साइंस क्यों कह सकते हैं। व्हेन एनी नॉलेज यूज एट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी देन इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट एज अ सोशल साइंस। हम इसको क्यों कह सकते हैं, जब कोई भी नॉलेज जो है जो सोसाइटी से जुड़ जाती है, सोसाइटी के भले बुरे के बारे में सोचने लगती है, कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोल्यूशन देने लगती है, तो उस सब्जेक्ट को हम लोग एज अ सोशल साइंस कह सकते हैं। यहीं पे हमारा जो साइंस का मीनिंग, नेचर, स्कोप है वो फिनिश होता है। इसके बाद में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो कि आपको दी हुई हैं। साइंस की हमारी 2 यूनिट हैं जिसमें कि बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के हैं टॉपिक्स, इसको मैं डिस्कस करूँगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।